गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ बायोलॉजी। साइंस का चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेस मेरी बायोलॉजी। तो इसके पहले दो वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ था, उसमें हमने आपको बताया कि न्यूट्रिशन में बताया, न्यूट्रिशन के स्टेप डाइजेशन तक हम पहुँचे थे। डाइजेशन में हमने आपको बताया कि स्टमक में फूड का डाइजेशन जब हो जाता है तो उसको काइम कहते हैं। ये तो एसोफेगस हो गया, ये एसोफेगस है और यही स्टमक है। स्टमक में जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो फूड के उस स्टेज को कहते हैं काइम। और काइम के जैसे जैसे ही काइम ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम एक यू शेप्ड, जैसे मान लीजिए ये स्टमक हो गया, तो ऐसे करके ये जो इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम और इलियम। तो ये देखिए, ये तो ड्यूडेनम हो गया, ये जैसे ये स्टमक हो गया। स्टमक के बाद ये जो निकली ये यहां से ऐसे यू के शेप में ऐसे रहती है, तो इसको ड्यूडेनम कहते हैं। और ड्यूडेनम के बाद फिर यहां से इलियम स्टार्ट हो जाती है, ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम और इलियम के बीच में इसको ज्यूजेनम कहते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन ही आप कह सकते हो। तो फूड का डाइजेशन ड्यूडेनम तक तो हो चुका था, यानी यहां से यहां तक, यहां डाइजेशन हो गया, फिर यहां से यहां तक के इंटेस्टाइन के पार्ट को ड्यूडेनम कहा गया था। और फूड का डाइजेशन हमने यहां पर भी बता दिया था। तो जब फूड स्टमक में आता है तो क्या हुआ था, उसमें स्टमक में आया तो 2 हार्मोन्स निकले थे। हार्मोन्स थे कॉलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कॉलिसिस्टो ये हमने आपको बताया हुआ था, कॉलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। 2 हार्मोन्स निकले थे। अब कॉलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन्स कहाँ थे? ये ड्यूडेनम की जो वाल होती है उसमें एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, वहां से 2 हार्मोन्स निकलता है। कब निकलता है? जब काइम यानी स्टमक में डाइजेशन हो जाने के बाद, स्टमक में फूड का डाइजेशन हो जाने के बाद जब फूड खिसक करके ड्यूडेनम में आता है तो ड्यूडेनम की वाल से इंडोक्राइन सेल्स होती है जो कॉलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन का सिक्रीशन करती है, जो ब्लड से होता हुआ गैल ब्लैडर में जाता है। और ये तो आप देख रहे हो कि ये लीवर है। लीवर का काम है बाइल को बनाना, और बाइल जब बनाता है लीवर तो बाइल में क्या रहते हैं? कुछ साल्ट्स होते हैं बाइल में, कुछ पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट जैसे बिलिरुबिन हो गया, पिगमेंट्स होते हैं, वाटर रहता है इसमें, और सबसे ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे ज्यादा होता है, और बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन, थोड़ा बिलिरुबिन के बारे में और आप डिटेल में समझ लो। बिलिरुबिन क्या होता है? ये बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस होता है बिलिरुबिन। देखो बिलिरुबिन बना कहाँ से है इसको, और देखो लीवर क्या होता है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे हमारा हार्ट का केवल एक फंक्शन है ब्लड को पंप करना, किडनी का एक फंक्शन है वो भी फिल्टर करना, लंग्स का गैस का एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो लेकिन लीवर जो होता है ना, लीवर के पता नहीं कितने फंक्शन है, कितने तो खोजे ही नहीं गए हैं। सबसे बॉडी का सबसे लार्ज ग्लैंड है तो वह कोई लीवर है, और सबसे बिजी ऑर्गन में है तो लीवर है। लीवर के 2 लोब्स होते हैं, और यही लीवर बाइल बनाता है, और बाइल गैल ब्लैडर में बाइल यहां बन करके हिपैटिक पोर्टल में, और ये सिस्टिक हेपेटिक कह रही है, ये जो बाइल है ये हेपेटिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट मिल करके बाइल डक्ट बनाती हैं, और बाइल डक्ट आकर के ड्यूडेनम में खुल जाती है। तो यहाँ पर जो होता है ना, ये गैल ब्लैडर है, यही गैल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। और बाइल में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा रहता है, जिसका इसका ये अल्कलाइन होता है, और कुछ उसमें पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन की वजह से ये पीला और येलो और ग्रीन कलर का हो जाता है। तो बिलिरुबिन क्या है ये आप समझ लो कि जो हमारा पढ़े हो कि
ब्लड पड़े होगे तो ब्लड में होती हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं। तो इनकी लाइफ स्पेन जो होती है वह 120 दिन तक ये जिंदा रहती है। 120 दिन के बाद ये देखो लीवर यहाँ होता है इस साइड में और स्प्लीन एकदम जस्ट इस साइड में होता है। तो लेफ्ट में यहाँ पर इसी जगह पर स्प्लीन रहती है। स्प्लीन जिसे हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। स्प्लीन जो होता है इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है, इसमें ब्लड हमेशा स्टोर रहता है। और एक बात और है स्प्लीन को, तो जब आरबीसी स्प्लीन जब 120 दिन की पूरा इनका लाइफ स्पेन हो जाता है, जब ये स्प्लीन में जाती है तो स्प्लीन में ये आरबीसी जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है, हीम और ग्लोबिन में उसको तोड़ दिया जाता है और बाद में उसी हीम से बिलिरुबिन बन जाता है और लीवर सेल्स जो होती हैं उस बिलिरुबिन को ब्लड से ले लेती हैं और ले करके बाइल बना करके उसको बाइल में बिलिरुबिन रहता है ताकि वह गैल ब्लैडर में आकर के स्टोर हो जाए और इस डक्ट से होते हुए बाइल डक्ट से होते हुए इंटेस्टाइन में खुल जाए और बॉडी से बाहर निकल जाए। अगर कभी कभी हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई अगर मान लीजिए यहीं पर कोई गैल ब्लैडर में कभी कभी स्टोन्स आ जाते हैं, स्टोन यहाँ फंस जाता है तो या यहाँ पर आकर के स्टोन फंस गया तो बिलिरुबिन जो होता है वो यहाँ तो आ नहीं पाता। या कोई जैसे कुछ वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो उसके इन्फेक्शन से भी जॉन्डिस हो जाती है। जॉन्डिस में लीवर सेल्स बाइल बिलिरुबिन को ले नहीं पाती। तो बिलिरुबिन क्या होता है ना, हमारी आंखों के स्क्लेरोटिक नाखून के नीचे, स्किन के नीचे बिलिरुबिन जमा हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी जो होती है ना पीले कलर की हो जाती है, आंख तो एकदम पीली हो जाती है। यहाँ तक कि यूरिन जब भी होता है तब भी बहुत बिलिरुबिन की वजह से एकदम पीला यूरिन होता है। तो उसमें हम लोग डॉक्टरों को दिखाते हैं और कुछ हल्की जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें खाते हैं, लीवर को रेस्ट देते हैं और वो आराम हो जाता है। यानी कहने का मतलब लीवर जो होता है वह एक्सक्रीशन का भी काम करता है और बाइल में हार्मफुल सब्सटेंस बिलिरुबिन भी होता है। ये सब मिलकर के अल्कलाइन नेचर के होते हैं और ये कहाँ स्टोर होते हैं, गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो गैल ब्लैडर में बाइल जब स्टोर हो जाता है, लेकिन एक बात और, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो आप याद रखना, लीवर इतनी बड़ी डाइजेस्टिव जूस का तो सिक्रीशन करता है, बाइल बनाता है, लेकिन कोई एंजाइम्स लीवर में नहीं होता, ये याद रखना। लीवर में कोई एंजाइम होता ही नहीं, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स का एमल्सिफिकेशन करता है, यानी फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। तो ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखो ये क्या है, ये तो लीवर हो गया, ये हो गया गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर में ही बाइल स्टोर होता है। उसके बाद ये कॉलिस, जैसे फूड ड्यूटेरियम में आता है, कॉलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन्स जा करके इसको बताते हैं, किसको, गैल ब्लैडर को। और गैल ब्लैडर को इसीलिए हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर कहा जाता है कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर है। क्योंकि देखो भाई ये कहाँ है, ये तो बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, और यहाँ क्या है, ये इस जगह पर आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर फूड आया, जब यहाँ से फूड आया तो इसको पता कैसे चलेगा, तो इसको पता चलेगा कैसे, जब यहाँ से केमिकल मैसेंजर जाते हैं, यानी कॉलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन्स यहाँ से ब्लड से होते हुए इसके पास जाते हैं और कहते हैं अपना काम करो, इसकी जो वाल होती है उसको कांटेक्ट करते हैं, तो यहाँ से बाइल जो होता है आकर के यहाँ पर ड्यूडेनम में खुल जाता है। बाइल कैसे चलता है, बाइल सिस्टिक डक्ट होती है, ये हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और फिर जब ड्यूडेनम के पास यहाँ पर एक ग्लैंड जिसका नाम है पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है। और पैंक्रियाज की जो डक्ट होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिल करके हेपेटिक पैंक्रियाटिक डक्ट बना करके ये ड्यूडेनम में खुल जाती है और फिर फूड के साथ बाइल आकर के मिलना शुरू हो जाता है। और पैंक्रियाज जो होती है ना, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है। तो आप ये याद रखना, कॉलिसिस्टोकाइनिन सेक्रेटिन जाकर के गैल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, तब बाइल आता है। और इसमें से कॉलिसिस्टोकाइनिन, केवल कॉलिसिस्टोकाइनिन जाकर के पैंक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है, तब यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में आ जाता है। अब स्टमक में डाइजेशन हो जाने के बाद फूड को काइल कहा गया था, और काइल जब यहाँ पर आता है तो तब यहाँ पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, और पैंक्रियाटिक जूस
जूस आकर के फूड में मिल जाता है, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी यहाँ पर होता है। तो ड्यूडेनम का मतलब केवल यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डाइजेशन कैसे होता है, इसी को कहते हैं ड्यूडेनम। तो अब देखो बाइल का काम क्या रह गया। बाइल का जो पहला फंक्शन होता है, ये फूड के मीडियम को एल्कलाइन बना देता है और फैट्स का एमल्सिफिकेशन करता है। एल्कलाइन बना देता है और इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। ये सब चीजें हमने आपको पहले बता चुके हैं, हमारी 2 वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उसको आप जरूर देखिएगा। एक बार यहाँ से रिवीजन हल्का सा कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है उसको बताते हैं। एमल्सिफिकेशन करता है। तीसरा नंबर होता है बाइल, जो होता है हार्मफुल जो सब्सटेंस आते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल कर देता है, फूड को स्पॉइल होने से बचाता है। और सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि पैंक्रियाज में जो एक प्रोटीन डाइजेस्टर एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, उसको एक्टिव कर देता है। तो किसको एक्टिव कर देता है, किसको, ट्रिप्सिनोजेन को, उसका नाम पूरा है ट्रिप्सिनोजेन, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ये बाइल ही उसको स्टिमुलेट कर देता है। और सबसे बड़ा काम ये होता है कि बिलिरुबिन भी आकर के यहाँ पर बिलिरुबिन भी यहाँ चला आता है और वह अनडाइजेस्टेड फूड के साथ नीचे जाते हुए बाहर निकल जाता है। देखो ये हमने आपको बनाया हुआ है कि ये जो स्टमक होता है, स्टमक से यहाँ से कुछ छोटी स्मॉल मतलब बड़ी पतली एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। उसके बाद आप यहाँ डायग्राम देख लीजिए, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम तो हो गया, अब ज्यूजेनम में डाइजेशन होता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब 6.5 मीटर लंबी होती है। उसके बाद जा करके ये खुल जाती है किसमें, एक इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये आप देख रहे हैं जो ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के खुल जाती है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन या कॉलन। ये तकरीबन 1.5 मीटर लंबी होती है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो 7 और 8 मीटर लंबी पूरी इंटेस्टाइन होती है। तो अभी आते हैं यहाँ तक बड़े स्मॉल इंटेस्टाइन तक। पहले ड्यूडेनम में देख लेते हैं कि ड्यूडेनम में क्या हुआ था। फिर उसके बाद क्या आता है, ये तो बाइल का काम हो गया। बाइल ने फैट्स को, यानी फैट्स जो था, फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया। तो इसको कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब देखते हैं अब पैंक्रियाज में क्या रहता है। पैंक्रियाज जो होती है ग्लैंड्स, वो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है। ये पैंक्रियाज है तो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है। और पैंक्रियाटिक जूस में आप जानते हो क्या रहता है, सबसे पहले तो होता है नंबर 1 ट्रिप्सिन। दूसरा होता है एमाइलोप्सिन। अभी इसका नाम क्या है, और एक नाम और भी है उसको बता देते हैं, एमाइलोप्सिन और स्टेप्सिन होता है। देखिए ट्रिप्सिन को तो ट्रिप्सिन ही कहते हैं, एमाइलोप्सिन को एमाइलेज कहा जाता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये नाम आप याद रखिएगा, नहीं तो कहोगे ये क्या आ गया। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज का मतलब होता है कि स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम को एमाइलेज कहते हैं। और पैंक्रियाज से निकल रहा है तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं, इसका दूसरा नाम एमाइलोप्सिन भी है। स्टेप्सिन जो होता है, स्टेप्सिन का मतलब होता है कि फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसीलिए इसको पैंक्रियाटिक लाइपेज भी कहा जाता है, लाइपेज भी बोल देते हैं। स्टेप्सिन का दूसरा नाम क्या है, पैंक्रियाज से निकल रहा है, पैंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। तो ठीक है, ये तो चीज आने लग गई। तो आपने क्या पढ़ा था कि जब फूड ड्यूडेनम में आ जाता है और इसके पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से बाइल जब और ये सब मिल जाते हैं तो बाइल एल्कलाइन मीडियम में बना देता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ट्रिप्सिन एसिडिक मीडियम में फंक्शन करता है कि अल्कलाइन मीडियम में फंक्शन करता है, तो ये याद रखना अल्कलाइन मीडियम में फंक्शन करता है। सारे एंजाइम जो होते हैं ये अल्कलाइन मीडियम में फंक्शन करते हैं और इसीलिए अब यहाँ पर फूड का मीडियम अल्कलाइन हो जाता है। फिर ट्रिप्सिन क्या करता है, जो बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड्स चैन होती है, पॉलीपेप्टाइड चैन्स होती हैं, क्योंकि स्टमक में डाइजेशन होता है तो प्रोटीन जो होती है वो
पॉलीपेप्टाइड चेन्स में टूट जाती हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं उनको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में तोड़ देता है कौन? ट्रिप्सिन तोड़ देता है। और उसके बाद एमाइलोप्सिन आता है। एमाइलोप्सिन क्या करता है? जो स्टार्च जो बची रह जाती है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। और जो स्टार्च बच जाती है, क्योंकि सलाइवा तो पूरे स्टार्च को डाइजेस्ट करता नहीं है और स्टमक में तो स्टार्च का डाइजेशन नहीं के बराबर होता है। फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर फूड आ जाता है तो जो स्टार्च होती है, स्टार्च को कौन? एमाइलोप्सिन तोड़ देता है। किसमें? एमाइलोप्सिन तोड़ देता है स्टार्च को माल्टोज में। माल्टोज में वही जो टाइलिन हमारा तोड़ता था वो स्टार्च को माल्टोज में, तो वही माल्टोज में तोड़ दिया। और उसके बाद स्ट्रेप्सिन जो होता है, स्ट्रेप्सिन तभी फंक्शन करता है जब तक फैट्स का एमल्सिफिकेशन नहीं हो जाता। तो फैट्स का एमल्सिफिकेशन हो जाता है, तो फैट्स का एमल्सिफिकेशन हो जाने के बाद तो उसको एमल्सिफाइड फैट्स कहते हैं। एमल्सिफाइड फैट्स, जो एमल्सिफाइड फैट्स होती है उसको स्ट्रेप्सिन फैटी एसिड में तोड़ देता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसके बाद इसका डाइजेशन नहीं होना है। फिर देखिए दिख रहा है आपको, हाँ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। उसके बाद फिर फैट्स का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि फैट्स का एंड प्रोडक्ट यही होता है और जो बची कुची रहती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है। तो ये चीजें आपको पिछले रिकॉर्डेड वीडियो में बताई हुई, तो उसको भी आप देखिएगा वहां से भी, और यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद अब आगे आता है, तो ये तो इसका सारा काम हो गया। हाँ, तो देखिए बाइल बहुत जरूरी है। बाइल क्या होता है? कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, लेकिन फैट्स के डाइजेशन बहुत हेल्प करता है बाइल। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, किसी लोगों को यहाँ पर स्टोन्स हो जाते हैं। स्टोन जब हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? इसको पूरा काट करके इसको निकाल देता है और इसको ब्लॉक कर देता है। तो बाइल बनता है तो यहाँ गैलब्लैडर में स्टोर रहता है, लेकिन जब यहाँ फूड आता है तभी बाइल यहाँ आएगा। और जब यहाँ फूड, अब मान लो जब ये काट करके इसको बाहर निकाल दिया गया तो बाइल यहाँ से बनेगा और एक एक ड्रॉप इंटेस्टाइन में आता रहेगा, चाहे फूड आए चाहे ना, उससे क्या मतलब है। तो ऐसे लोग जिसका ये गैलब्लैडर काट करके निकाल दिया जाता है, सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, तो ऐसे लोगों में बाइल स्टोर नहीं होता। तो उनमें जो होता है, जैसे मान लीजिए वो जो, और बाइल भी बनता रहता है और एक एक बूंद ऐसे निकलता रहता है, तो बाइल यूज में नहीं आ पाता, बाइल का यूज नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो फैटी फूड ज्यादा खा लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो फैट का एमल्सिफिकेशन नहीं होता, और फैट्स का एमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उन्हें कंस्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है और उनका फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए वो लोग जिसका गैल ब्लैडर नहीं रहता वो लोग फैटी फूड खाने से थोड़ा परहेज करते हैं या उसके साथ दवाएं खाते हैं, ठीक है। तो और ये सब चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन आप कह सकते हो। चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इंटेस्टाइन का कौन सा भाग है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यूजिनम वाला पार्ट है, ज्यूजिनम, ठीक है। अब यहां पर हम लोग डाइजेशन देखेंगे। तो देखो, जैसा मान लीजिए कोई ये जो है, ये आपने देखा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे म्यूकस रहता है, ऐसे म्यूकस इसको घेरे रहती है, ऐसे म्यूकस। तो इसमें इसके दीवार में, इसके वॉल्स में क्या होती है ना, बहुत सारी ऐसे ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स छिपी रहती हैं। क्रिप्स माने छिपना होता है, तो इसको कहते हैं क्रिप्स ऑफ। तो देखो, अब फूड क्या होता है, जब ड्यूडेनम में डाइजेस्ट हो गया तो फूड एकदम हल्का हो जाता है, एकदम लिक्विड स्टेज में आता है, उसको काइल कहते हैं। उसके बाद फूड खिसक करके स्मॉल इंटेस्टाइन के ज्यूजिनम वाले पार्ट में आता है। अब हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से फूड का डाइजेशन यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन पढ़ने के लिए अब आप देखो, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल, जैसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में कुछ ग्लैंड्स होती हैं और उस ग्लैंड को इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहा जाता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। और वो सब कहाँ, इसी में छुपी रहती है, या इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लूबरकुहन, क्रिप्स ऑफ लूबरकुहन।
कुहन, क्रिप्स ऑफ लूबर कुहन, या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी आप याद कर लो, अगर ये या नाम याद कर लेते हो तो अच्छा है, आगे के लिए काम देगा। क्रिप्स ऑफ लूबर कुहन होता है और ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती हैं। तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स जो होती हैं वो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। आप केवल इतना समझो बस कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की वाल में क्रिप्स ऑफ लूबर कुहन होती हैं, यानी लूबर कुहन की दरारें कहते हैं इसको। तो क्रिप्स ऑफ लूबर कुहन होती है उसके अंदर। अब क्रिप्स ऑफ लूबर कुहन क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती हैं, जिसका नाम है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस। तो सक्कस एंटेरिकस या इसका दूसरा नाम इंटेस्टाइनल जूस भी है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लूबर कुहन। लूबर कुहन की दरारें होती हैं और जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है। और उसके बाद सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस इसका इंटेस्टाइनल जूस होता है। अब सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, सक्कस एंटेरिकस जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड होकर के जाता है तो इसमें मिलते जाते हैं। अब सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन सा एंजाइम होता है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला एंजाइम होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन, पहला एंजाइम कौन सा मिला, इरेप्सिन। इरेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो देखो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले स्टमक में हुआ था, तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स में टूटी, प्रोटियोसिस पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में टूटी थी। फिर ड्यूडेनम में जब प्रोटीन आया तो बड़ी बड़ी जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन थी उसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में तोड़ दिया गया। अब जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी उनको सीधा ये इरेप्सिन तोड़ देता है, किसमें, एमिनो एसिड में। जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी उसको सीधा उसने किसमें तोड़ दिया, एमिनो एसिड में। अमीनो एसिड में तोड़ देता है ये किसको, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं उसको अमीनो एसिड में तोड़ दिया। अब यही होता है, पहले किसमें टूटा था, प्रोटीन टूटा प्रोटियोसिस पेप्टॉन्स पॉलीपेप्टाइड्स में, किसमें तोड़ा था, पेप्सिन। कहां पर, स्टमक में। फिर ड्यूडेनम में ट्रिप्सिन एंजाइम आया तो उसने लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में तोड़ दिया। उसके बाद जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो इरेप्सिन आया, प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम, तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन को उसने सीधा अमीनो एसिड में तोड़ दिया। अब देखो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन के बाद बताओ प्रोटीन किस में टूट जाती है, प्रोटीन का डाइजेशन किस में हो जाता है, या प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है, तब आप क्या बताओगे, अमीनो एसिड। अब डाइजेशन नहीं होना है, एक मिनट। तो प्रोटीन का डाइजेशन लास्ट में किसमें हो जाता है, अमीनो एसिड में। अब प्रोटीन नहीं टूटेगी, तो ये आप नाम याद रखिएगा, एंड प्रोडक्ट प्रोटीन का क्या होता है, अमीनो एसिड। अब सीधा अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद तो ये रह गया इरेप्सिन। उसके बाद इंटेस्टाइन से और एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम्स का, और देखिए कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो होता है माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, सुक्रेज, मतलब कई एंजाइम्स होते हैं। माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, सुक्रेज के बाद आ जाता है माल्टेज, सुक्रेज के बाद लैक्टेज, तो ये एंजाइम्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करते हैं। तो माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ये तीन एंजाइम्स होते हैं जो किसको, स्टार्च का डाइजेशन करते हैं या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। अब आइए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो पहला एंजाइम जो होता है माल्टेज जो होता है, आपने पढ़ा था बकल कैविटी में या ड्यूडेनम में, जो स्टार्च होती है वो माल्टोज में टूट जाती है। अब माल्टोज जो होता है, माल्टोज किस में टूट जाता है, माल्टोज क्या, देखो TOS रहेगा तो फूड हो गया ये,
और इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन होता है? माल्टेज। माल्टेज TAS आ जाएगा, तब इसको आप क्या कहोगे? एंजाइम। टोज कार्बोहाइड्रेट, तो माल्टेज जो होता है, माल्टोज को माल्टेज तोड़ देता है ग्लूकोज में। किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में। अब ये याद रखना, अब ग्लूकोज के बाद अब किसी स्टार्च का डाइजेशन नहीं होना, तो आप ये कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट लास्ट में किसमें टूट जाती है? अंत में ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज में टूट गया। अब ग्लूकोज के बाद इसका कोई डाइजेशन नहीं होना है, यही इसका एंड प्रोडक्ट है, यही ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन तोड़ा? माल्टेज। माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ दिया। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा, और वह है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज भी एक तरह कार्बोहाइड्रेट है, इसको कौन तोड़ता है? सुक्रेज। सुक्रेज जो होता है इसको तोड़ देता है ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ये याद रखना। तो जो सुक्रोज रहता है फूड में, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। फ्रक्टोज भी ये सब मोनोसैकेराइड होती है, ठीक है, और फिर सीधा इसका एब्जॉर्ब हो जाना है। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा एंजाइम जो आता है वह लैक्टेज। ये हो गया लैक्टेज। और लैक्टेज क्या करता है? मतलब लैक्टोज, तो लैक्टेज जो है वह लैक्टोज, लैक्टोज कहते हैं जो मिल्क की शुगर होती है, यानी मिल्क की जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लैक्टेज। और यह इसको तोड़ देता है ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज में, एक नीचे दिख रहा है आपको? हाँ दिख तो रहा है ये सब, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट के जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले यहाँ 3 एंजाइम्स मिले, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। तो अब कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज जो था, माल्टेज जो था उसने माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ दिया। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को, सुक्रोज क्या है? ये सब डाइसैकेराइड। अभी आप बड़े क्लासेस में और जाओगे 11th क्लास में, तब आपको पढ़ाया जाएगा कि ये पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च हो गया, इसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। डाइसैकेराइड क्या होता है? डाइसैकेराइड जो जैसे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब होते हैं। उसके बाद मोनोसैकेराइड होते हैं, यानी मोनोसैकेराइड में टूटना है इसको। तो सुक्रोज होता है, सुक्रेज एंजाइम में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। और दूध की जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डाइजेस्ट कर देता है। अब बचा कौन? अब बच गया आपके पास और है बचा हुआ है फैट का डाइजेशन। देखो फैट का डाइजेशन तो ड्यूडेनम में लगभग हो ही चुका रहता है, लेकिन फिर भी कुछ बच जाती है। जो फैट्स कुछ बची रह जाती हैं उसके लिए फैट डाइजेस्टिव एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन सक्कस एंटेरिकस में होता है उसे कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस में, सक्कस एंटेरिकस का जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है उसका नाम है इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो ये जो एमल्सिफाइड फैट्स होती हैं उसको फिर से वही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। क्योंकि वैसे इसका डाइजेशन तो हो ही चुका रहता है, लेकिन फिर भी कुछ बच जाती है जो, तो यही ड्यूडेनम में हो जाता है। जो बची खुची फैट्स रहती है और एमल्सिफाइड फैट जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में एमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ देता है। अब देखो, अब यहां तक जाते जाते ड्यूडेनम क्रॉस करते करते पूरा डाइजेशन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गई? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गई, फ्रक्टोज में टूट गई और गैलेक्टोज में टूट गई। प्रोटीन किस में टूट गई? अमीनो एसिड में टूट गई। और फैट्स किस में टूट गए? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट बताओ, फैट तो एंड प्रोडक्ट आप बताओगे कि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड है।
कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट बताओ, तो कम से कम ग्लूकोज तो आपको याद रहना चाहिए। ग्लूकोज, अगर फ्रक्टोज लैक्टोज याद कर ले तो अच्छी, लैक्टोज याद कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज हो गया। उसके बाद फैट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबका डाइजेशन हो गया। एक बात याद रखिएगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इन्हीं तीन का डाइजेशन होता है। विटामिन, मिनरल्स और वाटर सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है, इनका कोई भी डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का होता है, बाकी कोई डाइजेशन नहीं होता। अब देखो, अब यहाँ ड्यूडेनम में आते आते फूड क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब ऐसे करके, ऐसे फिंगर लाइक, ऐसे मतलब छोटे छोटे फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, इसमें ऐसे लगे रहते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। इसमें ब्लड कैपिलरीज का बहुत ही नेटवर्क होता है, एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है, और यहाँ पर कुछ लिम्फ्स भी होती हैं, लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। और फिर ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इसको कहते हैं विलाई। इंटेस्टाइन पर ऐसे छोटे छोटे ऐसे उभार होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर, पूरे इंटेस्टाइन में। तो इससे क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है। इसका नाम है विलाई, या और माइक्रो विलाई होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विलाई का काम क्या है, विलाई मिलती कहाँ है? तो विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल सरफेस पे पाई जाती है। और ये क्या करती है, विलाई जो होती है, ये इंटेस्टाइन के जो अंदर की जो वाल होती है उसके सरफेस एरिया को बढ़ाती है, और यहाँ पर एब्जॉर्ब फूड जो होता है, जो फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो विलाई कहाँ मिलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल्स पे पाई जाती है, जिसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। यानी किसका एब्जॉर्ब करती हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, और ये सब का एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक में पूरा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अब फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो यहाँ पर हिपैटिक पोर्टल वेन्स आती है। हिपैटिक पोर्टल वेन्स पूरे ब्लड को लेकर के कहाँ चली जाती है? लीवर में चली जाती है। अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप खाते पीते हो तो वह सबसे पहले एब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहले कहाँ जाती है? लीवर में। लीवर में वह सबसे पहले जाती है, और लीवर ही उसको चेक करता है कि कितना ग्लूकोज होना चाहिए, कितना नहीं है। अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो यही लीवर क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन्स के हेल्प से लीवर जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाती है इमरजेंसी के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन्स पैंक्रियाज से ही निकलता है, इंसुलिन हार्मोन्स अगर नहीं निकल पाता तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब उससे बीमारी होती है, डिजीज होती है, जिसे कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, या कहते हैं बोलचाल की भाषा में शुगर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज़ हो गया है। तो ये सब आपको हार्मोन्स वाले में बताएंगे। तो ये काम करता है, माने जब कोई भी चीज़, कोई भी फूड एब्जॉर्ब होता है डाइजेशन हो जाने के बाद, जब फूड एब्जॉर्ब होता है तो वह सीधे कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आपने पढ़ा कि देखो, यहाँ हमने क्या पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया। डाइजेशन के बाद अब एब्जॉर्प्शन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि डाइजेस्टेड फूड को विलाई एब्जॉर्ब करके लीवर में भेज देते हैं, तो इसे को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद अब नंबर आता है एसिमिलेशन का। अब एसिमिलेशन में क्या होता है? एसिमिलेशन में लीवर में जब न्यूट्रिएंट्स गया, डाइजेस्टेड फूड जब यहाँ पर पहुँचता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन, मिनरल्स जो भी होता है, ये फिर कहाँ जाते हैं? यहाँ से हर्ट में जाता है, हर्ट से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हमारा पूरा बॉडी तो सेल्स की बनी है, और न्यूट्रिएंट्स को यानी सेल के साइटोप्लाज्म में ये सब ग्लूकोज भी इंटर कर जाएगा, अमीनो एसिड भी इंटर कर जाएगा, विटामिन भी कर जाएगी, सब जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, सब सेल्स के अंदर जा करके जो इसके साइटोप्लाज्म होते हैं वहीं पर विलीन हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं। तो तब उसको कहा जाता है एसिमिलेशन। अब यहाँ पर अगर ग्लूकोज है सेल के अंदर तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन के हेल्प से तो हमें एनर्जी मिलती है, तब हम काम करते हैं। तो ये दूसरा चीज़ हो गया रिस्पिरेशन, ये आपको रिस्पिरेशन वाले में पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ पर आप ये जान लो कि एक तो हो गया एसिमिलेशन हो गया। अब एसिमिलेशन का मतलब जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स थे वो सब जाकर के कहा साइटोप्लाज्म में एकदम मिल जाते हैं, इसी को कहते हैं एसिमिलेशन।
और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आकर के लार्ज इंटेस्टाइन पर से मिल जाती है, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो 6.5 मीटर होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका लेंथ जो होता है 1.5 मीटर होता है। तो अब यहाँ से देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आकर के यहाँ पर मिल गई, इस जगह पर यहाँ मिल गई। तो अब यहाँ से शुरू होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कॉलन भी है, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलन कहते हैं। कॉलन इसमें इसका कोई ज्यादा फंक्शन नहीं है, कोई डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन काम नहीं, केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। आप यहाँ पर देख रहे होगे कि इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो इसको हॉस्ट्रा कहते हैं। ये सब वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको फीस या फेकल मैटर में चेंज करना या स्टूल में चेंज करना, और जो भी कुछ यहाँ पर बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, और इसको हॉस्ट्रा कहते हैं। और वाटर का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन 90% वाटर जो होता है, आप मान के चलिए कि इस लार्ज इंटेस्टाइन ही इस वाटर का एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद ये देखो कॉलन का ये वाला भाग जो आप देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ जो चढ़ रहा है, इसको असेंडिंग कहते हैं, असेंडिंग कॉलम के कहा जाता है, इसका नाम असेंडिंग है। असेंडिंग हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये आप जो देख रहे हो ये ट्रांसवर्स कॉलन है। तो हॉस्ट्रा हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं इसको। और ये असेंडिंग कॉलन है, असेंडिंग, और जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग कॉलन है। अब ये डिसेंडिंग कॉलन हो गए, तो कॉलन के 3 पार्ट्स ही हो गए। बस इसमें आप ये याद रखें कि हॉस्ट्रा होता है, हॉस्ट्रा जो होता है ये सब वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आकर के नीचे एक मस्कुलर की बना हुआ है, इसमें रेक्टम, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेक्टम कहते हैं। रेक्टम में आकर के खुल जाती है, और रेक्टम जो होता है एक एनस एक यहाँ पर छोटा सा ऑरिफिस होता है, और इंटेस्टाइन यहीं पर खुल जाती है। और जो भी, और ये रेक्टम क्या करता है, रेक्टम फीकल मैटर, फीसेस या स्टूल का यहीं पर डिपॉजिट होता रहता है, और यही एनस से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और जब ये बाहर निकल जाता है यहाँ पर, तब उसको कहते हैं ईजेशन। तो कितने स्टेप्स हो गए देखिए, पहला था फूड को बॉडी तक ले जाना, बॉडी के अंदर ले जाना, उसको कहा गया इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन के बाद नंबर आया किसका, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसे ही कहा जाता है, वो एनस से और रेक्टम में स्टोर रहता है, रेक्टम से एनस से टाइम पर वो बाहर निकलता रहता है, और फिर इसे कहते हैं ईजेशन। तो आज न्यूट्रिशन हमने ह्यूमन में पढ़ लिया, और अब नेक्स्ट डे हम आपको डेंटल के बारे में, दांत के बारे में बताएंगे। तो अगर आप ये सब आप नोट कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, और इसको आप वीडियो को आप कई बार पूरी वीडियो शुरू से देख लीजिए, तो आपको इसमें छोटे छोटे जो चीज़ें हम बताते हैं याद हो जाएगा। तब आप MCQ इस बार दिसंबर में जो पेपर होने वाला है CBSE बोर्ड में, तो वो MCQ आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, आपका कुछ भी नहीं छूटा है। क्लास 10 के स्टैंडर्ड से इतना काफ़ी है, जो हमने आपको ये पढ़ाया है क्लास 10 के स्टैंडर्ड से इतना ही काफ़ी है, और बाकी आप क्लास 11 में जब जाएंगे तब थोड़ा इससे और डीप में जाना पड़ेगा, और या आगे की क्लासेस में आप जाओगे। बस आपके क्लास 10 के स्टैंडर्ड से इतना काफ़ी है। और रह गया इसमें से, अगर आप कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तब आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो न्यूट्रिशन वाला, तो आप चैनल को भाई लाइक कर दिए, इस वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं कह रहा था कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर दिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हम अब वीडियो बनाना शुरू किए हैं तो बनाते ही रहेंगे। और थोड़ा सा आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और आप मेरी पूरी वीडियो डाइजेशन वाला शुरू से देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, थैंक यू।